नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7th क्लास की ज्योग्राफी का जो 5वां चैप्टर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। इसमें ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, वन और वन्य जीवन। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। और इसके साथ ही देखिए, जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि काजरी की फुल फॉर्म क्या है। आपको काजरी की फुल फॉर्म बतानी है, इंग्लिश में नाम लिखना है इसका। नहीं आता तो सर्च कीजिएगा, क्योंकि बुक में हिंदी में लिखा था। इंग्लिश में काजरी की फुल फॉर्म क्या है वो आप कमेंट करके बताइए, और काजरी है कहाँ पर वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये क्वेश्चन आए हुए है कई बार आगे एग्जाम में। तो आइए हम पढ़ते हैं आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन और वन्य जीवन, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मित्रों, पृथ्वी पर भौतिक और जैविक परिवेश तथा उनके कारकों का प्रभाव मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के जीवन पर पड़ता है। जलवायु, मृदा, स्थलाकृति, वनस्पति, जीव जंतु आदि इसी परिवेश के विभिन्न तत्व या कारक हैं। ये सारे तत्व या कारक एक दूसरे से मिलकर एक ऐसे परिवेश का निर्माण करते हैं जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, जो कि अन्य परिवेशों से भिन्न होता है। तो ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर जो भौतिक, जैविक परिवेश, उनके कारकों का प्रभाव मनुष्य सहित समस्त जीव जंतुओं के जीवन पर पड़ता है। अब जो भी इफेक्ट आ रहा है, अब मान लीजिए कोरोना वायरस भी है या और भी इस दुनिया के अंदर जितना भी चेंज हो रहा है, क्या केवल उससे मनुष्य ही प्रभावित हो रहा है? संपूर्ण मनुष्य जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकृति सब प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु, मृदा, स्थलाकृति, वनस्पति, जीव जंतु आदि इसी परिवेश के विभिन्न तत्व या कारक हैं, जो अन्य परिवेशों से भिन्न होता है। मनुष्य पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है। मनुष्य ने अपने उपयोग की वस्तुएं अपने आसपास के परिवेश से ही प्राप्त की है। इस प्रक्रिया में मनुष्य ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अति दोहन कर पर्यावरण का और स्वयं अपना नुकसान किया है। साथ ही साथ मनुष्य ने अपने परिवेश की रक्षा और उसे उन्नत बनाने की भी चेष्टा की है। हमने पिछले अध्यायों में जलवायु, भूमि और जल के विषय में विस्तार से पढ़ा है। इस अध्याय में हम पर्यावरण के प्रमुख घटक वन और वन्य जीवन के साथ ही मानव द्वारा इनके संरक्षण के किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। प्रत्येक भौतिक या जलवायु प्रदेश में वनस्पति और वन्य जीव एक जैसा नहीं होता। ये कह रहा है कि कोई भी प्रदेश है तो वहां वनस्पति और वन्य जीवन एक जैसे नहीं होते। अब जैसे अगर पश्चिमी राजस्थान है तो यहाँ के जीव आपको अलग मिलेंगे, जीव जंतु हैं। और अगर आप उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कश्मीर है, तो वहां आपको जीव जंतु अलग मिलेंगे। कश्मीर से जीव जंतु को आप उठा करके यहाँ ले आइए, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ वाले को आप कश्मीर ले जाइए, वो वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक और जहां मैदानों और पहाड़ों के पेड़ पौधे और जीव जंतु अलग हैं, वहीं कम वर्षा के रेगिस्तानी प्रदेशों में वनस्पति और वन्य जीवन भी अलग अलग होता है। अब जैसे रेगिस्तान के अंदर कौन सी वनस्पति है? खेजड़ी, कंटीली झाड़ियां, नागफनी, ये इस तरह की चीजें। अतः हम ये कह सकते हैं कि वनस्पति और वन्य जीवन जलवायु और स्थलाकृति का ही एक मिश्रित रूप है। कि कैसी जलवायु है, कैसी स्थलाकृति है। अतः विश्व के वानस्पतिक और पर्यावरणीय प्रदेशों पर जलवायु और स्थलाकृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो मित्रों, मनुष्य भी जो है वो कैसी वहां की स्थलाकृति है, जलवायु है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपको हमने एक दिन पहले भी बताया था। अब भारत है तो भारत में दक्षिण में रहने वाले लोगों का रंग, कलर, उनकी हाइट, वो सब चीजें अलग। फिर उत्तर की ओर बढ़ते जाइए, आप राजस्थान की तरफ आइए, यहाँ अलग मिलेगा। और ऊपर चले जाइए कश्मीर की तरफ तो और अलग मिलेगा। आप पूर्व की तरफ इधर आइए, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। अब कई बार क्या है, वहां के लोग इधर काम करते हैं तो कुछ उनको कहते हैं कि ये तो चीन से आया होगा, कोई कहता है नेपाल से आया होगा, वो हिंदुस्तान के ही हैं। लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, मेघालय, तो उस तरफ लोगों की जो चेहरा है, उनका कलर, रंग, शारीरिक संरचना, वो सब अलग होता है। राजस्थान वालों का अलग है, दक्षिण का अलग है, और पूरे विश्व के अंदर उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होता है।
आप जो अफ्रीका महाद्वीप चले जाइए, वहां आपको जैसे बिल्कुल अलग मिलेंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ ये हिंदुस्तान है, इस क्षेत्र के लोग अलग मिलेंगे। ऊपर चीन, मंगोलिया इस साइड अलग मिलेंगे। तो ये सब भौगोलिक परिस्थितियों पर, वहां की जलवायु पर, कौन सा भाग सूर्य के सामने आ रहा है, कहाँ स्थित है, कैसी जलवायु है, सब उस पर डिपेंड करता है। वनस्पति, किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियां, घास, काई आदि को सम्मिलित रूप से वनस्पति कहा जाता है। यानी वनस्पति के अंदर जो भी हरियाली आपको दिखे, पेड़ पौधे, घास, ये सब कुछ उसमें किस में आ जाता है? वनस्पति में। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होती है। अब जैसे समुद्र के किनारे है, तो वहां कोई पेड़ लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, वहां आपको नारियल के पेड़ भरपूर मिलेंगे, खूब। तो ये नेचुरली है। अब आप कोई नारियल का पेड़ यहाँ ले आओ, राजस्थान में आप कोई कहे कि मैं जयपुर के अंदर नारियल का पेड़ लगाऊंगा और पूरी नारियल की खेती करूंगा, तो वो सरल नहीं है, बहुत जोर आएगा उसको, क्योंकि वो हवाएं, वो भौगोलिक परिस्थितियां वो उसके अनुकूल नहीं है। अब यहाँ पर बाजरा खूब होता है, अब कोई बाजरे को ले जाके कोई ले जाए कश्मीर और वहां पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के कहे मैं तो बाजरा उगाऊंगा, वहां पे नहीं उगेगा। और अगर उगाए भी जाता है तो वो चीज उसमें नहीं रहेगी, वो फिर ये है कि आपने नेचर के विपरीत जाकर के कोई काम किया है, वो चीज सही नहीं होती कभी भी। तो कैसा वहां का भोजन होगा, अन्न होगा, ये सब कुछ वहां की जलवायु पर और भौगोलिक दशाओं पर डिपेंड करता है। अब जैसे साउथ के अंदर व्यक्ति है भारत में, चावल और मछली, ये उनका मेन भोजन होता है, चावल मछली है। या जैसे नाश्ते में वहां क्या लेते हैं, ये इडली सांभर हो गया, डोसा, मसाला डोसा, ये इस तरह की चीजें वहां खाने में रूटीन में है। अपने क्या चूर के खाते हैं, दही रोटी को चूर के खाते हैं, दही रोटी खा ली सुबह सुबह। और सांगरी की सब्जी है, या और देसी सब्जियां हैं, खूब सारे हैं। तो ये भोजन जो है ये आपकी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से होता है। आप डेली इडली सांभर चावल ये डेली नहीं खा सकते, लेकिन दही रोटी ये चीजें आप रोज खा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका शरीर बना ही यहाँ के इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग है, जो यहाँ बहुतायत में उपलब्ध है। अर्थात घास, झाड़ियां, पौधे आदि मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं। इन पौधे, इन पादप समुदाय में जलवायु और स्थलाकृति के कारण, अब यहाँ ये देखिएगा, ये पूरे विश्व के वानस्पतिक प्रदेशों का एक चित्र है, आपके सामने मैप है, और इसमें अलग अलग वनस्पति के नाम भी दिए गए हैं। अब आप ये देखिएगा, जैसे ये मरुस्थलीय वन है, यहां मैं इसको जो काट रहा हूं ये मरुस्थल वन का है। और अर्ध मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय, तो आप ये देखिए अफ्रीका वाला जो ऊपर का भाग है, ये वाला पूरा, ये यहाँ, ये फिर जो मध्य एशिया के सारे देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा जितने भी स्थान हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फलाना फलाना स्थान, ये सब जो देखिए ये सारे मध्य एशिया में आगे इधर। तो इधर आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ये अर्ध मरुस्थलीय है, इधर प्योर ये मरुस्थली मरुस्थल है, यहाँ पे यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इसमें देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ये मानसूनी वन, तो ये आपको ये देखिए ये रहा, यहाँ भारत के इस तरफ पूर्व साइड में। और ये टुंड्रा वन, जहां बहुत ज्यादा बर्फीले, बर्फ ही बर्फ है, उस तरफ आपको ये टुंड्रा वाली जो है वनस्पति देखने को मिलेगी। कोणधारी वन, तो अब ये टुंड्रा देखिए ये रहा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किस देश का अधिकार है मित्रों? ये आपके बहुत काम की चीज है, सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है ग्रीनलैंड। आपको कमेंट करके बताना है कि इस ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है। यहां कौन सा कंट्री है? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये तीन सबसे महत्वपूर्ण कंट्री हैं, बड़े कंट्री। क्या इनमें से किसी का अधिकार है, या इधर ये ब्रिटेन और ये वाले आ गए यूरोप महाद्वीप वाले, या इनमें से किसी देश का है? तो आपको कमेंट करके बताना है ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है। तो ये देखिए ये वनस्पति है, आप इसको देख लीजिएगा। और
आकार, स्वरूप और ऊंचाई में भिन्नता होती है। निष्कर्ष रूप से प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार पर जलवायु और स्थलाकृति का प्रभाव पड़ता है। अब आता है विश्व में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जलवायु, मिट्टी, उच्चावच आदि में अंतर होता है। इसी कारण से विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। वृक्षों और झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। अब जहां वृक्ष ही वृक्ष हो, झाड़ियां ही झाड़ियां हो और दूर किलोमीटर तक फैले ही फैले हों। अब ऐसा नहीं कि घर की गली के अंदर कोई पार्क है मान लीजिए, और पार्क के अंदर भी वृक्ष और झाड़ियां लगे हुए हैं, कोई कहे कि साहब ये देखो ये वन है हमारा, तो वो वन नहीं है। कई बच्चे बड़े भोले होते हैं कि सर उसको भी वन कहेंगे क्या। वृक्षों और झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को हम वन कहते हैं। दिए गए मानचित्र में विश्व के विभिन्न वनस्पति प्रदेशों को ध्यान से देखिए और इनको समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सदाबहार वनों की, यानी ये सदाबहार रहते हैं। ये देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं ये मित्रों, बहुत ज्यादा चैप्टर, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कई नाम है, एक तो है उष्णकटिबंधीय और दूसरा है सदाबहार। क्या होते हैं ये वन? अत्यधिक गर्म और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंध के पास ऐसे घने वन पाए जाते हैं। मित्रों, आप जब कटिबंध पढ़ते हैं तो ये 6 क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। यही चीजें होती है कि कुछ चीजें बेसिक होती है और वो हमेशा आनी चाहिए। ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। ये जो भाग है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंध। फिर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर के 66 डिग्री, और दक्षिण में भी मकर से 66 डिग्री, ये भाग जो होता है इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं शीत कटिबंध, दोनों तरफ 66 से 90। तो उष्ण कटिबंधीय यानी 0 डिग्री से दोनों तरफ भूमध्य रेखा से, यानी इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे तक का जो ये भाग है इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाग ज्यादातर सूर्य के सामने ही रहता है और यहाँ बारिश भी ज्यादा होती है बहुत, और गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ती है, तो लगातार बरसता ही रहता है। इस जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ तो लगातार बारिश होती रहती है, कंटिन्यू। तो ये वन भी सदा हरे रहते हैं और गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ती है। तो क्या कह रहे हैं, ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों तक पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराने से यह वन क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा दिखाई देता है, इसलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। अब ये अलग अलग समय में पत्तियां गिराते हैं तो पेड़ लगातार हरे दिखते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सदाबहार। अत्यधिक घने इन वनों में विश्व की सर्वाधिक लताएं पाई जाती है, जो पेड़ों पर चढ़कर पेड़ों से लिपटी रहती है। लता क्या होती है? वो इस तरह से पेड़ों की जो लिपटती है, यूं जैसे सांप किसी पेड़ के लिपट गया हो, इस प्रकार से लताएं इन्हीं की है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता, इतने घने जंगल होते हैं। ये डिस्कवरी चैनल वालों में ये जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड बहुत ही शानदार प्रोग्राम आता था, अभी भी आता होगा। तो ये मैन वर्सेस वाइल्ड जो है वही है जो नरेंद्र मोदी के साथ में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ में एक वीडियो भी आया था। तो वो आदमी जो है मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, वो हमेशा कि कैसे आपको जीना है, सरवाइव करना है, कहीं आप रेगिस्तान में भटक जाओ, जंगल में भटक जाओ, तो उन चीजों के बारे में। तो इतने घने जंगल होते हैं कि सूर्य का प्रकाश ही नीचे तक नहीं पहुंच पाता। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है, यानी जैव विविधता से मतलब है अलग अलग प्रकार की वनस्पति और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, तो उसको जैव विविधता कहते हैं। कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा वनों में है। इनमें इसमें अनेक प्रकार के वृक्षों और वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष आबनूस, महोगनी और रोजवुड आदि पाए जाते हैं।
अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का आप मतलब समझ गए, क्या अर्थ होता है इसका, कहाँ कहाँ पाया जाता है, विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण। हालांकि उष्णकटिबंध 23.5 डिग्री होता है, वो भी आगे और आ जाएगा। लेकिन ये वन कहाँ है, तो ये चूंकि उष्णकटिबंध के अंदर ही है, लगातार बारिश से बापड़े हरे भरे रहते हैं हमेशा, इसलिए इनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। जैव विविधता सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। कौन कौन से पेड़ वृक्ष पाए जाते हैं, आबनूस, महोगनी, रोजवुड इत्यादि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक स्थान पर कई प्रजातियों के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं, साथ ही वृक्षों की सघनता के कारण इन्हें काटने में असुविधा होती है, इसलिए इनका अधिक उपयोग नहीं हो पाया है। विश्व में दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। ब्राजील में इन्हें सेल्वा कहते हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्यों कहते हैं फेफड़े, ये ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही पेड़ छोड़ते हैं। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, शायद मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, रीट के अंदर ही पूछा गया है। ये जो वन है ब्राजील के अंदर, ऐसे वनों को क्या कहा जाता है, सेल्वा। कुछ समय पहले आग भी लग गई थी, ये कहा था कि, तो न्यूज़पेपर में भी खूब आया था कि जो पृथ्वी के फेफड़े हैं उनमें आग लग गई है। क्यों? क्योंकि वो यहां आग लग चुकी है। पूरे विश्व को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही उपलब्ध करवाते हैं, इतने ज्यादा वृक्ष हैं यहां। इसके अतिरिक्त ये वन अफ्रीका के कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पाए जाते हैं। वर्षा वन में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो दिन और रात दोनों समय क्रियाशील रहते हैं, अतः वर्षा वन दिन रात चहल पहल से भरा रहता है। बंदर, गोरिल्ला, कई प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, चमगादड़, छिपकली, गिलहरी आदि पेड़ों पर रहने वाली जीवों की संख्या अधिक होती है। वो मैन वर्सेस वाइल्ड में जो आता है डिस्कवरी में, वो तो सब कुछ खा जाता है, ये कीड़े मकोड़े, सांप, चमगादड़, गिलहरियां कुछ नहीं छोड़ता वो, कि मनुष्य सब कुछ खा सकता है अगर उसको जिंदा रहने की आवश्यकता पड़े। तो बड़े जीवों में चीता, भैंसा, हाथी, सुअर आदि पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा घना होगा। जितना ज्यादा घना जंगल होगा तो ये थोड़े कम होंगे। हाथी है, भैंसा है, चीता है, ये थोड़ा सा खुला जंगल हो वहां ये आपको खूब मिलेंगे। शेर मिलेगा, भैंसे भैंसे मिलेगी, हाथी के झुंड मिलेंगे। घने जंगल जो होते हैं उनमें सर्प, कीट, ये बंदर, गोरिल्ला, चमगादड़, छिपकली इस तरह के ज्यादा होते हैं। दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप इन्हीं वनों में पाया जाता है, जिसे एनाकोंडा कहा जाता है। एनाकोंडा पर कई मूवी भी बन चुकी है, फिल्में बन चुकी है, हॉलीवुड वालों ने बनाई है। तो बहुत बड़ा सांप होता है एनाकोंडा। एक चीज मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने जो टेट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, हमारी 6 से 10th वाली, जो हम जो डेली वहां टेस्ट पेपर अपलोड करते हैं, तो वहां कुछ विद्यार्थियों ने, जैसे उन्होंने ये वीडियो नहीं देखे, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, सीधे टेस्ट पेपर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बुक भी नहीं पढ़ते। तो कई बार जब वो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं चैट में अलग से कि सर ये क्वेश्चन का क्या होगा, तो वो वही क्वेश्चन होते हैं जिनको वीडियो में मैंने इतने अच्छे से क्लियर भी कर रखा है, और कहीं कोई गलती भी हुई है, अगर इनकी बुक्स में कोई मिस्टेक आई है तो उसको भी दूर कर दिया है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इनमें जो भी कोई गलतियां हैं वो सब दूर होती जा रही है, अगर इन किताबों में कोई मिसप्रिंट है तो। टेस्ट पेपर का फायदा वास्तव में तभी है जब आप इन वीडियो को देखें। वीडियो नहीं भी देखता है कोई, तो कम से कम वो आरबीएससी की किताबें जरूर पढ़े। आप किताबों को पढ़े, इन आरबीएससी वाली किताबों को, पेपर इन्हीं से बना रहे हैं, आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद आपको किसी भी एग्जाम में पिछड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप नहीं पिछड़ेंगे, हर एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो आरबीएससी बुक्स को जरूर पढ़ें। अगर वीडियो भी कोई नहीं देखता है तो कम से कम जिसने टेट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो अगर आप में से भी, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखें, बुक्स आप जरूर पढ़ें। और बुक्स के साथ वीडियो भी अगर आप देखते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहां हर उस गलती को हम दूर करते हैं, कोई मिस्टेक रही हो, कोई डाउट हो। टेस्ट पेपर को भी करने का एक तरीका होता है,
आप पहले बुक पढ़ो या वीडियो देखो, उसके बाद पेपर सोल्व करो, टेस्ट पेपर। जितने पेपर होते हैं, जितने क्वेश्चन है, जैसे मान लो 35 क्वेश्चन है, उन 35 क्वेश्चनों की पीडीएफ है, वो लास्ट में आंसर की दी हुई है, उनको एक साथ 35 क्वेश्चनों के उत्तर लिखो। आपकी बुक्स कोई बना लो नोटबुक अलग से, उसके बाद उस आंसर की से उसका मिलान करो। अब कई बच्चों से यहां भी मिस्टेक हो रही है। ये पैटर्न मैंने क्यों रखा था उसमें, क्योंकि बच्चे एग्जाम में भी वहां एग्जाम हॉल में गोले काले जो करने होते हैं वो गलत क्वेश्चन के कर देते हैं। करना एक का चाहिए, कर देते हैं दूसरे का है। अब शुरू में ये यहां विद्यार्थियों से मिस्टेक हो रही थी, खुद लिख कुछ और रहे हैं, आंसर की में कुछ और मिलान कर रहे हैं। अब वो चीज उनकी धीरे धीरे दूर हो गई। 30-32 पेपर हो, 32 के लगभग पेपर हो चुके हैं अब तक वहां। तो कितना फर्क पड़ा है कि एग्जाम में आप गोले काले करने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप। तो आंसर की से मिलान करो, सारे क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और फिर दोबारा जाकर के बुक पढ़ो। यह होता है सही चरण पढ़ने का। फिर वो चीज आपके दिमाग में इतनी स्थायी बैठ जाएगी, और हर 1-2 दिनों से 2-3 दिनों से इन टेस्ट पेपर को आंखों से निकालते रहो, क्योंकि सारा मैटर को कवर करते हुए टेस्ट पेपर बना रहे हैं। तो आप इस चीज का थोड़ा वहां ध्यान रखें। टेस्ट पेपर कोई ज्वाइन करता है, वो सीधा टेस्ट पेपर देख लेता है कि मैं अगर मैं कर लूं, टेस्ट पेपर को सोल्व कर दूं, तो वो फिर वो मजा नहीं है उसमें। खुद पहले बुक पढ़ो, वीडियो देखो, वीडियो भी नहीं देखो तो कम से कम बुक जरूर पढ़ो, फिर पेपर सोल्व करो, फिर वापस बुक पढ़ो। यह है सही चरण। फिर देखिए आपको क्या शानदार तैयारी होती है आपकी। तो मित्रों, ये कुछ तस्वीरें हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के कुछ जीव, क्रमशः हाथी, हमिंग बर्ड और किंगफिशर, गोरिल्ला, एनाकोंडा। तो ये तो हाथी है ही। ये हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे हल्का पक्षी माना जाता है, सबसे कम वजन का। और ये हमिंग बर्ड जो है किंगफिशर, और इसके अलावा ये है गोरिल्ला। जानवरों में सबसे समझदार गोरिल्ला को ही मानते हैं, जो मनुष्य के दिमाग से काफी कुछ मिलता जुलता है। और ये है एनाकोंडा। अब आता है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में, तट के पास। मुख्यतः ये वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर होते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, दक्षिणी चीन। यानी महाद्वीपों के पूर्वी किनारों की तरफ आपको ये मिलेंगे। यानी समुद्र के किनारे की बात कर रहा है ये, महाद्वीपों के किनारे पर समुद्र हैं। यहां बांस, यूकेलिप्टस तथा चीड़ जैसे कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। आपने उष्ण कटिबंध में देखा कठोर मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आपको मुलायम भी मिलेंगे और कठोर भी मिलेंगे। कौन कौन से हैं? बांस है, यूकेलिप्टस है, चीड़ है, इस प्रकार के वृक्ष। तो ये देखिए दोस्तों, ये फोटो है इन वृक्षों की, ये बांस के। पतझड़ी वन। पतझड़ी वन क्या होते हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये वन वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण हेतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागवान, ये आपको अपने आसपास आपको खूब देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं फर्नीचर बनाने के लिए। सागवान सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। इन वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर, यातायात तथा निर्माण सामग्री और घरेलू सामान बनाने में काफी उपयोगी हैं। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, पश्चिमी द्वीप समूह, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी, तो अभी देख लीजिए कहाँ है। नीम है, ये महुए के पेड़ हैं, शीशम, पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के अनेक जीव होते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी तथा कीड़ों मकोड़ों के अलावा हाथी, घोड़ा, गेंडा, जंगली भैंसा, बाघ, शेर, लंगूर, बंदर इन प्रदेशों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर हैं। जैसे ये जंगली भैंसा है,
ये भाग है, ये लोमड़ी है। अब आता है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन। उच्च अक्षांश में शीतोष्ण पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ये न्यूजीलैंड, चिली, उत्तर पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। भेड़िया, हिरण, लोमड़ी यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानकार हैं, जानवर हैं। सॉरी, ये जानकार निकल रहा है बार बार शब्द। प्रमुख जानवर हैं। तो उच्च अक्षांश में शीतोष्ण पतझड़ी वन पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण का एरिया मैंने आपको बता दिया कौन सा है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला। उच्च अक्षांशों में जो है इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। 23.5 से 66.5 उत्तर, 23.5 से 66.5 दक्षिण की तरफ। अब आता है भूमध्य सागरीय वन। महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिमी किनारों पर दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वनों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया आपका कि महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी दोनों किनारों पर, दक्षिण पश्चिमी किनारों पर दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अब ये पश्चिम की तरफ की वनस्पति की बात कर रहे हैं, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम महाद्वीपों का, क्योंकि इस प्रकार की वनस्पति भूमध्य सागर के निकट के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। ये वन पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर के किनारों के पास पाए जाते हैं। यानी जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, आप सर्च कीजिएगा, मैप में देखिएगा, गूगल मैप में, या आपके पास एटलस हो कि भूमध्य सागर कहाँ है। तो भूमध्य सागर के आसपास जो है ये वनस्पति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी में स्थित कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली में और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल में वर्षा होती है। तो ग्रीष्मकाल यहाँ शुष्क पड़ता है, शीतकाल में वर्षा होती है। ये सब भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है। सूर्य के सामने क्या दशा है पृथ्वी की उस जगह की, और समुद्री भाग से कितनी दूरी है, कैसी जलवायु है, सब चीजों पे डिपेंड करता है। विश्व में जैतून, अंगूर, संतरा, अंजीर, नींबू वर्गीय रसदार फलों की सर्वाधिक कृषि इसी क्षेत्र में की जाती है। जो रसदार फल होते हैं, जिनका जूस या रस निकलता है, जैसे नींबू, संतरा, अंजीर, अंगूर, जैतून, ये सब कहाँ, ये रसदार फल इन्हीं भूमध्य सागरीय वनों से प्राप्त होते हैं। फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। अब देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो ये पूछेगा भूमध्य सागरीय वन कहाँ होते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसमें से कैसे कैसे पूछेगा, भूमध्य सागरीय वन कहाँ होते हैं, या ये पूछेगा कि कितने अक्षांशों के मध्य कौन से वन होते हैं, या फिर आपसे पूछेगा भूमध्य सागर के आसपास कौन सी वनस्पति होती है, या इन वनों को क्या कहते हैं, या फिर आपसे इन स्थानों का नाम लिख करके पूछ सकता है वो। इसके अलावा रसदार फल तो वो पूछ सकता है इन्हीं भूमध्य सागरीय वनों में। और फलोद्यान, विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं, यानी विश्व का फल का उद्यान, उद्यान माने बाग, बाग माने बगीचा, तो वो कहते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश को। ये कंगारू है आपके सामने, ये भूमध्य सागरीय वन है। अब आता है कोणधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 के मध्य उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के विस्तृत भाग पर शंकुधारी वन मिलते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो रशिया में है। दक्षिण गोलार्ध में ये वन नहीं पाए जाते, क्योंकि इन अक्षांशों में दक्षिण गोलार्ध में स्थल भाग का अभाव है। भाई दक्षिण गोलार्ध में, अब उत्तर की तरफ तो आपको ये कंट्री मिल जाएंगे, दक्षिण में क्या है, पानी पानी है, समुद्री समुद्र है, तो वहां कोई वनस्पति थोड़ी होगी कि वहां जो कोणधारी वन है कि हम तो समुद्र में उगाएंगे। इन्हें कनाडा में टेगा वन कहते हैं। अधिक ठंडी जलवायु और बर्फबारी के कारण इन वनों की पत्तियां नुकीली होती हैं। अब मित्रों, मैंने आपको बताया कि जैसे वनस्पति डिपेंड करेगी भौगोलिक परिस्थितियों पे। अब यहां ये देखिए कोणधारी, इन पे बर्फ सी चिपकी रहती है,
तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि बर्फ जो है वो पूरी तरह दब नहीं जाए वृक्ष जो है। तो इस साइडों में गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है। कनाडा में इन वनों को क्या कहते हैं? टेगा वन। ठंडी जलवायु और बर्फबारी 50 से 70 के बीच में तो नो डाउट कौन सा है? शीतोष्ण वाला भी आ जाता है और शीत वाला भी आ जाता है। 66.5 डिग्री तक तो शीतोष्ण है, जिसमें शीत और उष्ण दोनों आपको मिक्स मिलेंगे। और इसके अलावा 66.5 के बाद में आपका शीत कटिबंध शुरू हो जाता है। तो इसमें उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यानी जो यूरोप और एशिया वाला जो भाग है ऊपर का, उसको यूरेशिया कहते हैं सम्मिलित रूप से। सर्वाधिक विस्तार रूस में है। कनाडा में इनको टेगा वन कहते हैं। इनमें मुलायम और नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कागज बनाने की लुगदी अधिकांशतः इन्हीं से बनाई जाती है। माचिस और पैकिंग के डिब्बे बनाने के लिए भी इन्हीं लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वृक्ष देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर आदि हैं। तो इनके नाम लेकर के आपसे पूछ सकता है। अब जैसे चीड़ कहीं और भी मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें वो दोनों ऑप्शन दे देगा। अब वो दे देगा देवदार है, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर, ये नाम दे दिए, तो फिर आपका कौन सा होना चाहिए? कोणधारी वन। और मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ ही कोणधारी वन क्यों होते हैं। ये जैसे बीच में 0 डिग्री है, तो इस तरह से जैसे 50 से लेकर के 70 के मध्य, इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो रशिया वाला भाग मिलेगा आपको इधर, यहां मिलेंगे ये। दक्षिण में यहां क्यों नहीं है? तो समुद्र है यहां, तो समुद्र है, अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा। झाड़ियां, काई, लाइकेन आदि वनस्पति भी यहां पाई जाती है। बारहसिंगा, लोमड़ी, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहां पर अधिक पाए जाते हैं। तो ध्रुवीय भालू होता है, बर्फीला भालू होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ सफेद कलर के भालू मिलेंगे आपको, जिनको ध्रुवीय भालू या रोएदार भूरे से, क्यों? ताकि बर्फ के अंदर भी ये इजीली रहते हैं। तो जो जीव जिस जहां रहता है वहां की वनस्पति उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग होगी। कोई जीव भी वहां रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी शारीरिक संरचना और बनावट होती है। अब कई ऐसी जनजातियां हैं जो बर्फ के अंदर रहती है। अब जैसे एस्किमो वगैरह, ये बिल्कुल उधर रहते हैं। अब उस एस्किमो को आप यहां लाके छोड़ दो राजस्थान में, कहला यहां रह तू, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं रह पाएगा, लेकिन वो मुश्किल होगा। अब जैसे यहां रहने वाले को कोई जयपुर में रह रहा है और आप उसको छोड़ के आ गए अंटार्कटिका महाद्वीप पे, या जैसे मान लो उत्तर की तरफ बिल्कुल ये कोणधारी वन वाले जो क्षेत्र हैं, इधर लोग रहते हैं, इनके साथ छोड़ा है, वो बेचारा सर्दी से ही मर जाएगा, ठंड से ही मर जाएगा वो। ये औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह जो था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मिर्जा राजा जयसिंह जो है शिवाजी के साथ कौन सी संधि करता है? पुरंदर की संधि। तो वो शिवाजी को अपने विश्वास पर, अपने भरोसे से औरंगजेब के दरबार में लाता है, और औरंगजेब इनके साथ धोखेबाजी करते हुए शिवाजी के साथ भी की और मिर्जा राजा जयसिंह के साथ भी की, जिसको ये कहा था कि हम बंदी नहीं बनाएंगे, लेकिन शिवाजी को नजरबंद कर दिया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह को यह एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई, और शिवाजी को वहां से बाहर निकलवाने में जो इनडायरेक्टली सहयोग था। अब चूंकि औरंगजेब का खुल्लम खुल्ला विरोध नहीं करेंगे मिर्जा राजा जयसिंह, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर जो शिवाजी का सहयोग इन्होंने किया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने बाहर निकलवाने में सहायता की। तो औरंगजेब को डाउट हो गया था कि ये सारा काम मिर्जा राजा जयसिंह का ही है, वरना इस तरह से निकलना आसान नहीं था। तब इसने बदला लेने के लिए, इनको परेशान करने के लिए, जो मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा था, शायद राम सिंह था, उस बेचारे को भेज दिया कश्मीर का, जा उधर जा। मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण में भेज दिया बुरहानपुर की तरफ। तो ये कश्मीर की तरफ जो है, इनका मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा कश्मीर की तरफ भेज देता है इस अभियान की तरफ का, तू कश्मीर जा औरंगजेब, और बेचारा ठंड से मर जाता है। और भी जैसे मोहम्मद बिन था, वो तुगलक सन की, उसने भी ऊपर अभियान किया था। उसका एक अभियान आता है कराचील अभियान। वो बेचारे बाप रे सैनिक, कोई मुश्किल से, कोई कहता है 3 सैनिक बचे पूरी फौज में से, कोई कहता है 7 बचे, कोई कहता है 10 बचे। पूरी फौज खत्म हो गई थी ठंड के कारण, बीमार हो गए। तो भौगोलिक परिस्थिति में आपकी जहां मनुष्य को बनाया है, राजस्थान वालों को बनाया है कि तुम गर्मी में तपो और यहीं रहोगे, तो हम यहीं रह सकते हैं।
हम वहां सिर्फ घूमने के लिए एक दिन जा सकते हैं, 2-4 दिन है, अगर हम कोई कहते कि यहां रह के रह नहीं रह पाएंगे, 4 दिन में भाग आएंगे वहां से। ये चीजों का फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, कोणधारी वन। अब ये चैप्टर आगे और है और बहुत महत्वपूर्ण है इसमें टॉपिक। तो मित्रों बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, समझ समझ के पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर रीड के लिए क्या सिर्फ यही किताबें सफिशिएंट है क्या? हालांकि मैंने इसका जवाब सैकड़ों बार दिया है, मैं फिर और बता देता हूं। मित्रों 6 से 10 तक की किताबें आपकी एक ऐसी नींव मजबूत करेगी, यानी ये किताबें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। ये आपके सिलेक्शन की पहली शर्त है। इसके बाद आपको क्या करना है, आगे की मेहनत अब आपकी है। 11वीं 12वीं की जो क्लास है उसमें से मैंने आपको टॉपिक बता दिए थे कौन कौन से पढ़ने हैं, कोई बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। जैसे एसएसटी के अंदर इतिहास की 4 यूनिट है, आपको बता दी थी कि 12वीं क्लास की जो पुस्तक है भारत का इतिहास, उसमें से आपको कौन कौन सा टॉपिक है निकालना है। तो उनको आप उसमें से छांट के पढ़ लिए, जियोग्राफी वाले को पढ़ लिए, और वो पढ़ने में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। अगर आपने 6 से 10 मेरे साथ मेहनत की है, सारे वीडियो देखे हैं, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 11th 12th आपको पढ़ने में जोर आएगा ही नहीं, जो आपके सिलेबस में मैंने आपको बताए थे। क्योंकि बेसिक तो यही है सारा, वहां थोड़ी थोड़ी डिटेल है, इतना ही अंतर है। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी गाइड, ए गाइड जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई, क्योंकि उससे थोड़ी सुविधा ये रहती है कि आपको सारा कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग, उस भर्ती के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, और आपका रिवीजन या कुछ चीजें जो इनमें इफेक्ट नहीं हो वो वहां पर आपको मिल जाते हैं। अब कोई ये कहेगा कि सर क्या इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, 6 से 10 भी पढ़ना पड़ेगा, 11वीं 12वीं की भी निकालनी पड़ेगी, कोई गाइड भी देखनी पड़ेगी, तो सिलेक्शन भी आपको ही करवाना है। और अगर सिलेक्शन करवाना है तो औरों से एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं कि कई विद्यार्थियों ने, ये चीज मेरे नोटिस में आई थी, कई विद्यार्थियों ने जो ज्वाइन की है टेस्ट सीरीज, तो वहां जो क्वेश्चन पूछते हैं, कईयों को जैसे कोई क्वेश्चन में डाउट हो गया, तो उनके उस डाउट से मुझे ये पता चल जाता है कि इनमें कहां कहां डाउट है। आपने वीडियो नहीं देखे, आपने बुक्स नहीं पढ़ी, तो फिर आपको वो लाभ कैसे मिलेगा जो मिलना चाहिए? क्योंकि इन किताबों के अंदर मैंने सारे डाउट आपके क्लियर किए हैं। कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक से कोई मिसप्रिंट हुआ है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हमने उसको दूर कर दिया। कि जैसे आप में से बच्चों ने बता दिया सर इसमें ये गलत प्रिंट हुआ है, हमने चेक किया उसको कि भाई कौन सा ऐसा पॉइंट है, उसको अगले दिन सही करवा दिया। तो इनकी गलतियां भी तो सुधारते जा रहे हैं, इससे अच्छी चीज और क्या होगी? तो ये चीज है, जिसको सिलेक्शन करवाना है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। सारी दुनिया अगर 10 लाख के 10 लाख लोग अगर एक ही मेहनत कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। 10 लाख जो हैं, मैं आपको एक चीज यहां और बता देता हूं, अब जब बात आ ही गई है तो फिर आगे पूरी बता देता हूं। मित्रों अगर 10 लाख विद्यार्थी मान लीजिए फॉर्म भरेंगे रीट में, वैसे मैंने 6 से 10 की टेट सीरीज स्टार्ट की है, ये हर एग्जाम के लिए थी, पुलिस पटवारी आरएस सब विद्यार्थियों के लिए थी, रीट के बच्चे ज्यादा हैं इनमें। 10 लाख विद्यार्थी अगर रीट के अंदर फॉर्म लगाते हैं, तो ये 10 के 10 लाख विद्यार्थी जो हैं कुछ तो एग्जाम नहीं देंगे, एक एक 1.5-2 लाख तो। बाकी जो विद्यार्थी हैं सबके पास एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है गाइड, वो तो सबके पास मिलेगी। तो क्या सबकी मेरिट, सबके नंबर 80% आते हैं? नहीं आते हैं। गाइड हर किसी के पास मिलेगी, एक एक दो दो बार गाइड पढ़ेगा भी, नोट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन 6 से 10 की किताबों को पढ़ना, 11th 12th में से कंटेंट निकालना, उसके बाद एग्जाम के अकॉर्डिंग गाइड को रिवाइज करना, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सोल्व करना, और सबसे बड़ी बात मेरी बात को फॉलो करना कि मैं कह क्या रहा हूं, वो सबसे बड़ी चीज है। मैं जब कहता हूं कि पहले बुक पढ़ो, वीडियो देखो, फिर पेपर सोल्व करो, फिर वापस बुक पढ़ो, ये 3 चरण को अपना लो, नौकरी आपके पीछे पीछे भागेगी। लेकिन इसको भी नहीं मानते, क्योंकि सबको एक चीज चाहिए, खुद को शरीर को आराम देना है कि कौन इतना कष्ट करे, कौन इसको पहले किताब पढ़ो, और क्यों इतनी रामायण करनी है, सीधा सा कर लो, बस देख लो टेस्ट पेपर, क्या फर्क पड़ता है, सीधा टेस्ट पेपर कर लो, ठीक है, इतने से ही हो गए, इतने हो गए, ठीक है, वो नहीं, वो बेनिफिट आप ले नहीं पाए। चीज वही है, अब उसका लाभ कितना उठाना है ये आप पर डिपेंड है।
तो मेरी चीज़ों को सीरियसली लिया करें, मैं जो भी चीज़ें समझाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं जो प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहता हूँ कि इस तरीके से करो, तो उस तरीके को फॉलो कर लिया करो, उसमें किंतु परंतु नहीं है फिर। तो ये चीज़ें हैं, आपके लाभ के लिए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।